गुड मॉर्निंग। तो लेक्चर नंबर 26 स्टार्ट करते हैं आरसीसी का। लेक्चर नंबर 26 अभी तक हम लोगों ने डिज़ाइन ऑफ शेयर इन्फोर्समेंट और डिज़ाइन ऑफ योर बीम्स विद द हेल्प ऑफ लिमिट स्टेट मेथड ऑफ डिज़ाइन एंड वर्किंग स्ट्रेस मेथड ऑफ डिज़ाइन पढ़ लिया था। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं अपना कॉलम्स डिज़ाइन करना। अभी हमने बीम्स को डिज़ाइन कर लिया था, फ्लेंज बीम्स डिज़ाइन कर लिया था हमने लिमिट स्टेट मेथड ऑफ डिज़ाइन से। वर्किंग स्ट्रेस मेथड ऑफ डिज़ाइन से हमने सिंगली रीइंफोर्स्ड और डबली रीइंफोर्स्ड बीम्स को डिज़ाइन कर लिया था। नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा योर डिज़ाइन ऑफ कॉलम्स। ठीक है, जो कि यूनिट 4 गवर्न करता है आपके एकेडीयू सिलेबस में। डिज़ाइन ऑफ कॉलम्स लिमिट स्टेट मेथड ऑफ डिज़ाइन से हम डिज़ाइन करेंगे इसको। फिर उसके बाद हम डिज़ाइन करेंगे स्लैब को, डिज़ाइन ऑफ स्लैब, वो आपका यूनिट 3 कवर करेगा। तो हम पहले यूनिट 4 कवर कर लेते हैं एज पर अवर सिलेबस, फिर उसके बाद यूनिट 3 को कवर करेंगे। देन उसके बाद हमारे को फाउंडेशन डिज़ाइन करनी होगी, कंबाइंड फुटिंग और ट्रेपेजॉइडल फुटिंग। ठीक है, और रिटेनिंग वॉल को डिज़ाइन करना होगा यूनिट 5 के अंदर। तो अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं यूनिट 4 कॉलम, डिज़ाइन ऑफ कॉलम्स। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं कॉलम को। बेसिकली कॉलम क्या होते हैं? कॉलम्स आपका जो सुपर स्ट्रक्चर का लोड होता है उसको सेफली कैरी करते हैं और लोड को ट्रांसफ़र करता है कॉलम, और फाउंडेशन के नीचे ट्रांसफ़र कर देता है लोड। तो ये होता है आपका कॉलम। तो बेसिकली कॉलम इज़ अ एक्सियल कंप्रेसिव मेंबर विच ट्रांसफर्स योर लोड टू द फाउंडेशन। ठीक है, तो कॉलम क्या होता है? एक्सियल कंप्रेसिव मेंबर होता है, तो एक्सियल लोड को कैरी करता है बेसिकली कॉलम। अब कॉलम के साथ साथ कॉलम की अगर मैं एज पर IS 456-2000 के बेसिस पर डेफिनेशन गवर्न करना चाहता हूँ कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कॉलम, तो कॉलम इज अ कंप्रेसिव मेंबर, कॉलम इज अ कंप्रेसिव मेंबर हुज इफेक्टिव लेंथ एक्सीड्स 3 टाइम्स इट्स लीस्ट लेटरल डायमेंशन। मतलब कॉलम वो होता है जिसकी इफेक्टिव लेंथ, जो लेंथ होती है कॉलम की, ये कॉलम का लेंथ होगा और ये आपका डायमेंशन होगा, मतलब डायमीटर होगा। सर्कुलर कॉलम होगा तो डायमीटर होगा इसका, अगर स्क्वायर कॉलम होगा तो उसके बेसिस होंगे, मतलब डायमेंशन होंगे, बी होगी या डी होगी। तो जो लीस्ट लेटरल डायमेंशन है, जो छोटी डायमेंशन है, लेंथ मान लो 1 मीटर का है, ये 0.2 मीटर का है, तो छोटी डायमेंशन कौन सी हो गई? 0.2 मीटर। तो लीस्ट लेटरल डायमेंशन से 3 गुना ज़्यादा होना चाहिए, तब वो कॉलम की कैटेगरी में आएगा। समझ में आ रहा है? कॉलम इज अ कंप्रेसिव मेंबर विच कैरी एक्सियल वर्टिकल कंप्रेसिव लोड हुज इफेक्टिव लेंथ इज ग्रेटर देन 3 टाइम्स ऑफ इट्स लीस्ट लेटरल डायमेंशन। तो कॉलम क्या होता है आपका? कॉलम एक आपका वर्टिकल एक्सियल लोड को कैरी करता है, ठीक है, जिसकी इफेक्टिव लेंथ ऑफ कॉलम, किसकी कॉलम? कॉलम की इफेक्टिव लेंथ एक्सीड्स होना चाहिए, मतलब ज़्यादा होना चाहिए किसके? 3 टाइम्स ऑफ लीस्ट लेटरल डायमेंशन। दिस इज नोन एज योर कॉलम। तो कॉलम कैन बी डिफाइंड एज अ वर्टिकल एक्सियल कंप्रेसिव लोड हुज इफेक्टिव लेंथ इज ग्रेटर देन 3 टाइम्स ऑफ इट्स लीस्ट लेटरल डायमेंशन। लीस्ट लेटरल डायमेंशन का मतलब समझ रहे हो? अगर स्क्वायर या फिर रेक्टेंगुलर कॉलम है तो लीस्ट लेटरल डायमेंशन क्या होगी? एक तो लेंथ होती है हाइट वाइज, वो ज़्यादा होगी। लीस्ट लेटरल मतलब कम से कम डायमेंशन, तो कौन सी होगी? या फिर उसका डेप्थ होगा या फिर विड्थ होगा। तो अगर मैं बात करता हूँ इफ दिस इज योर कॉलम, रेक्टेंगुलर कॉलम, तो ये जो इसका क्या है? लीस्ट लेटरल डायमेंशन। यस, ये आपका क्या है? लेंथ ऑफ द कॉलम, लेंथ ऑफ द कॉलम। ठीक है, क्लियर है? तो कॉलम मैं तब बोल रहा हूं जब ये जो लेंथ है ये इसके लीस्ट लेटरल डायमेंशन के 3 टाइम्स ज़्यादा होगी, तब वो कॉलम कहलाएगा। अगर 3 टाइम्स कम होगी तो वो कॉलम नहीं कहलाएगा। क्या नहीं कहलाएगा? उसको हम बोलेंगे पेडेस्टल। तो दिस इज द इम्पोर्टेंट डेफिनेशन which can be asked in your sessional point of view or which can be asked in your interview or as well as your end semester examination. तो pedestal क्या होता है? Pedestal is a compressive member which carry axial load whose effective length is less than 3 times of its least lateral dimension. मतलब यहाँ पे मैंने बोला exceeds कर रहा है अगर 3 times of least lateral dimension तो वो कॉलम हो जाएगा। अगर exceed नहीं कर रहा है, अगर exceed नहीं कर रहा है किसके? 3 टाइम्स ऑफ लीस्ट लेटरल डायमेंशन के, तो वो क्या हो जाएगा? वो क्या हो जाएगा आपका? पेडेस्टल। तो दिस इज नोन एज योर पेडेस्टल।
पेडेस्टल इज ऑल्सो कैरी योर वर्टिकल एक्सियल कॉम्प्रेसिव लोड। क्लियर है? तो आपको पेडेस्टल और कॉलम में डिफरेंस समझ में आ गया। कॉलम वो होता है जिसकी इफेक्टिव लेंथ 3 टाइम्स ऑफ लीस्ट लेटरल डायमेंशन से एक्सीड होती है, ज़्यादा होती है। मतलब ये अगर मेरी लेंथ है और ये मेरा डायमीटर है इसका कॉलम का, इस कॉलम का डायमीटर मान लो है 5 मीटर और इसकी लेंथ है मान लो 18 मीटर। तो 5 मीटर और 18 मीटर 5 3 15 3 टाइम्स से ज़्यादा है, तो उसको मैं क्या बोलूँगा टेक्निकली? कॉलम। तो दिस इज द टेक्निकल डेफिनेशन विच इज गिवन इन योर IS 456-2000 प्लेन एंड रीइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट विच कैन बी रिटन, विच कैन बी राइट इन योर एंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन। इसी को लिखना है। इंटरव्यू में भी आपको यही पूछा जाएगा। कॉलम क्या होता है, कॉलम को बता देना इस तरह। पेडेस्टल क्या होता है, पेडेस्टल बता दोगे जिसकी इफेक्टिव लेंथ 3 टाइम्स ऑफ लीस्ट लेटरल डायमेंशन से कम होती है। कितना कैसा है क्या पेडेस्टल कितना है? कॉलम के कितना होता है पेडेस्टल? दिखता कैसा है पेडेस्टल? शॉर्ट पेडेस्टल। जो आपका कॉलम तो आपका लॉन्ग आपने कॉलम देखे हुए हैं, जब आपने फुटिंग वगैरह देखी हुई है वहाँ पे पेडेस्टल बनाते हैं छोटा सा, ठीक है, ऊपर वो उसको हम शॉर्ट कॉलम बोलते हैं वो बेसिकली। जब आपका ट्रस स्ट्रक्चर होता है इंडस्ट्रियल बिल्डिंग्स में कॉलम यहाँ पे रेस्ट करता है, उसके नीचे फुटिंग बनाते हैं, आइसोलेटेड फुटिंग बनाते हैं, उसके ऊपर आप देखेंगे थोड़ा सा पोर्शन, उसको आप बोल देते हैं शॉर्ट कॉलम, वो पेडेस्टल। तो पेडेस्टल तो आपने देखा ही है, नॉर्मल कहीं बैठते हैं वो पेडेस्टल ही बोलते हैं उसको, क्योंकि जो उसका डायमेंशन होता है, लेंथ होती है, वो उसके डायमेंशन से 3 गुना ज़्यादा नहीं होती है, कम होती है, इस वजह से उसको पेडेस्टल बोलते हैं। बट लोड कैसा कैरी कर रहा है, हम लोग उसके ऊपर बैठ रहे हैं तो कॉम्प्रेसिव लोड ही कैरी करता है। तो पेडेस्टल इज ऑल्सो कैरिंग एक्सियल कॉम्प्रेसिव लोड, कॉलम इज ऑल्सो कैरिंग वर्टिकल एक्सियल कॉम्प्रेसिव लोड। तीसरा एक और एग्जाम में पूछ लेता है, 2 मार्क्स क्वेश्चन है, स्ट्रट क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय स्ट्रट? तो स्ट्रट ऑल्सो कैरीज योर एक्सियल लोड बट इट कैन कैरी योर वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल और इंक्लाइंड लोड ऑल्सो। इंडस्ट्रियल बिल्डिंग्स देखी आपने, रूफ स्ट्रक्चर्स देखे, मतलब आपने जो इंडस्ट्रियल जो स्टील स्ट्रक्चर देखे उसमें जो हॉरिजॉन्टल पाइप्स लगे होते हैं वो स्ट्रट पाइप बोलते हैं। स्ट्रट पाइप मतलब कर रहा है वो कॉम्प्रेसिव लोड कैरी, और बट वो इंक्लाइंड हो सकते हैं, हॉरिजॉन्टल भी हो सकते हैं, ऐसे इंक्लाइंड भी हो सकते हैं और वर्टिकल भी हो सकते हैं, ठीक है, इंक्लाइंड हॉरिजॉन्टल, तो उसको हम क्या बोलते हैं? स्ट्रट। क्लियर है? तो स्ट्रट इज ऑल्सो योर कॉम्प्रेसिव मेंबर विच इज इंक्लाइंड और हॉरिजॉन्टल। क्लियर है? तो स्ट्रट की डेफिनेशन लिख लोगे, कॉलम का डेफिनेशन लिख लोगे, पेडेस्टल का डेफिनेशन लिख लोगे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बेसिक, ठीक है। अब कॉलम समझ में आ गया। अभी मैंने बात करी है कॉलम के बारे में, ठीक है। अब क्लासिफिकेशन ऑफ कॉलम की मैं बात करता हूँ। तो कॉलम की क्लासिफिकेशन की, कॉलम कितने तरह का हो सकता है, आपके एग्जाम में डिज़ाइन करना होगा कॉलम को, तो हम जो कॉलम को डिज़ाइन करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ स्लैंडरनेस रेशियो के बेसिस पर डिज़ाइन करेंगे। तो स्लैंडरनेस रेशियो के बेसिस पे एक क्लासिफिकेशन हो सकता है कॉलम का। तो स्लैंडरनेस रेशियो के बेसिस पे जो क्लासिफिकेशन होता है वो होते हैं 2 तरह के, शॉर्ट कॉलम और लॉन्ग कॉलम। तो शॉर्ट कॉलम को हम बेसिकली डिज़ाइन करते हैं। क्लियर है? अब देखो कॉलम का क्लासिफिकेशन 7 मार्क्स का क्वेश्चन पूछ सकता है। राइट द क्लासिफिकेशन ऑफ कॉलम, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कॉलम। डिज़ाइन नहीं आया क्वेश्चन में, 7 नंबर का सीधा सीधा मैं क्लासिफिकेशन पूछ लिया। तो आप लिख देना सबसे पहले ऑन द बेसिस ऑफ द शेप ऑफ द क्रॉस सेक्शन। सबसे क्लासिफिकेशन ऑफ कॉलम, क्लासिफिकेशन ऑफ कॉलम किस किस के बेसिस पर कर सकते हो? ये ऑन द शेप ऑफ द क्रॉस सेक्शन, शेप ऑफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ द कॉलम। शेप किस किस तरह की हो सकती है भाई? रेक्टेंगुलर, सर्कुलर, हेक्सागोनल, पेंटागोनल एक्सेट्रा, है ना। स्क्वायर, मतलब जो भी शेप होती है उस तरह का कॉलम बन सकता है। तो ये हो गया क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ शेप ऑफ द क्रॉस सेक्शन। दूसरा क्लासिफिकेशन किसके बेसिस पे हो सकता है? बी, ऑन द बेसिस ऑफ द मटेरियल्स विच वी आर यूजिंग इन द कंस्ट्रक्शन। तो ऑन द बेसिस ऑफ द मटेरियल्स यूजिंग इन द कंस्ट्रक्शन, यूजिंग इन द कंस्ट्रक्शन, मटेरियल्स के बेसिस पे अगर कॉलम को क्लासीफाई करना है तो कौन कौन से कॉलम हो सकते हैं भाई? कंक्रीट कॉलम, जो कि आरसीसी कॉलम बोलते हैं बेसिकली, आरसीसी कॉलम। आरसीसी कॉलम कैसा लोड? ऑल टाइप ऑफ बिल्डिंग्स, ब्रिजेस, हर जगह आरसीसी कॉलम यूटिलाइज करते हैं, हैवी लोड के लिए यूटिलाइज करते हैं।
एक और होता है ऑन द बेसिस ऑफ टिम्बर कॉलम। टिम्बर कॉलम भी हो सकता है वुडन, जहाँ पे आपका लाइट लोड आ रहा है, जहाँ पे आपके लाइट लोड स्ट्रक्चर्स हैं, वहाँ पे हम टिम्बर कॉलम यूज़ कर सकते हैं, और वहाँ पे उसको पोस्ट भी बोलते हैं। बेसिकली उस कॉलम को क्या बोलते हैं, टिम्बर का अगर जो बना होगा पोस्ट, POST। तो दूसरा क्या हो गया, टिम्बर कॉलम, टिम्बर से बना हुआ। टिम्बर मतलब क्या होता है, बिल्डिंग मटेरियल्स में पढ़ा हुआ है आपने। फिर टिम्बर क्या होता है, लकड़ी। टिम्बर भी एक एज अ स्ट्रक्चरल एलिमेंट की तरह यूज करते हैं, जहाँ पे हैवी लोड नहीं आता, लाइट लोड आता है। क्लियर है। तो ऑन द बेसिस ऑफ RCC कॉलम, मतलब ऑन द बेसिस ऑफ योर मटेरियल्स व्हिच यू आर यूजिंग इन द कंस्ट्रक्शन, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉलम्स इन आवर सिनेरियो, लाइक RCC कॉलम। दूसरा टिम्बर कॉलम। तीसरा स्टील कॉलम, किसी ने बोला था। स्टील कॉलम कहाँ पे यूज करते हैं बताइए हम। स्टील कॉलम कहाँ पे यूज करते हैं, रेलवे ब्रिजेस में यूज कर सकते हो आप, ठीक है। और आप स्टील कॉलम प्री इंजीनियर्ड बिल्डिंग्स में भी यूज करते हैं। प्री इंजीनियर्ड बिल्डिंग्स क्या होती हैं हमारी, जो फैब्रिकेटेड होती है प्लांट में, और उसको इरेक्ट करते हैं साइड पे, तो दैट इज योर स्टील कॉलम। चौथा कंपोजिट कॉलम भी होते हैं, जो कि स्टील कॉलम हैवी लोड कैरी करता है, ठीक है। टिम्बर कॉलम लाइट लोड कैरी करता है। RCC कॉलम तो हर तरह का लोड लेता है, ठीक है। चौथा आपने बोला था किसी ने कंक्रीट कॉलम, कंक्रीट नहीं, मैसोनरी के बेसिस पे बोलेंगे, जिसमें हमारा रीइंफोर्समेंट नहीं है, मैसोनरी है अकेला, तो उसको हम क्या बोल सकते हैं, मैसोनरी कॉलम। वो भी लाइट लोड के लिए, हैवी लोड नहीं कैरी कर सकता। तो मैसोनरी के बेसिस पे, अगर मैसोनरी हम लगा रहे हैं, कॉलम बना रहे हैं मैसोनरी के बेसिस पे, तो मैसोनरी कॉलम बोल देंगे। क्लियर है। और पांचवा हम बोल सकते हैं कंपोजिट कॉलम। कंपोजिट कॉलम वो कॉलम होता है जो कि स्टील और कंक्रीट, स्टील और RCC दोनों का मिक्सचर होता है, उसको हम बोल देते हैं कंपोजिट कॉलम। तो एक और कॉलम लिख सकते हो आप, कंपोजिट कॉलम, कंपोजिट कॉलम, ठीक है। तो आपका एग्जाम में पूछ सकता है कॉलम होता क्या है, पोस्ट क्या होता है, 2 नंबर में पूछ सकता है, क्लासिफिकेशन 7 नंबर में पूछ सकता है, ठीक है। उसके बाद जो हमारा मेजर एजेंडा है डिजाइन करना कॉलम को, वो हमारे को पता होना चाहिए। उससे पहले बेसिक सारे पता होना चाहिए, शेप ऑफ द क्रॉस सेक्शन, मटेरियल्स यूजिंग इन द कंस्ट्रक्शन। तीसरा, और किसके बेसिस पे आप क्लासिफाई करते हो कॉलम को, ऑन द बेसिस ऑफ योर सिलेंडरनेस रेशियो ऑफ द कॉलम। तो थर्ड इज C इज योर ऑन द बेसिस ऑफ स्लेंडरनेस रेशियो ऑफ द कॉलम। स्लेंडरनेस रेशियो को बेसिकली हम डिनोट करते हैं लैम्डा से, इससे लैम्डा से। स्लेंडरनेस रेशियो क्या होता है, इट इज द रेशियो ऑफ इफेक्टिव लेंथ टू द लीस्ट लेटरल डायमेंशन ऑफ द कॉलम। तो इट इज द रेशियो ऑफ इफेक्टिव लेंथ टू द लीस्ट लेटरल डायमेंशन ऑफ द कॉलम। लीस्ट लेटरल डायमेंशन का समझ में आ रहा है, मतलब कॉलम है, नहीं आ रहा समझ में, ये कॉलम है, कॉलम की ये लेंथ है, एक ऊपर क्या है, डायमीटर है, सर्कुलर है तो डायमीटर है, तो डायमीटर D हो गया। अगर रेक्टेंगुलर होता तो एक B होती एक D होती, तो B और D लेंथ की कंपैरिजन में क्या है, छोटी। लेंथ क्या है 5 मीटर, विड्थ क्या है 1 मीटर, तो लिस्ट कौन सी है 5 मीटर और 1 मीटर में से 1 मीटर। तो हमेशा नीचे वैल्यू कौन से रखेंगे, जो कि लीस्ट वैल्यू होगी, या फिर B होगी या फिर D होगी। यहाँ पे ऐसे लिख दो विड्थ और डेप्थ, ठीक है। लेंथ तो ऊपर ही होगी ना, ऑब्वियसली लेंथ तो ऑब्वियसली 3 टाइम्स एक्सीड कर रही होगी, तभी वो कॉलम हो रहा हो, यस और नो। तो B और D, तो लीस्ट, तो स्लेंडरनेस रेशियो कैन बी डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ इफेक्टिव लेंथ टू द लीस्ट लेटरल डायमेंशन ऑफ द कॉलम। लीस्ट लेटरल डायमेंशन मतलब कॉलम का डायमीटर, या फिर सर्कुलर है तो डायमीटर लेंगे ऑब्वियसली, उसके अलावा तो डायमीटर के अलावा और कुछ होता नहीं है। स्क्वायर या फिर रेक्टेंगुलर है तो या फिर विड्थ लेंगे या फिर डेप्थ लेंगे। विड्थ अगर मान लो 450 mm है, डेप्थ है 600 mm, तो कौन सी लेंगे 450, छोटी वैल्यू है ना 450, यस और नो, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो स्लेंडरनेस रेशियो की इक्वेशन है लीस्ट लेटरल डायमेंशन, तभी मैं विड्थ और डेप्थ नहीं लिखता, यहाँ पे LLD लिखता हूँ। LLD मतलब जो भी वैल्यू छोटी होगी वो आपको अपनी समझ से लेना पड़ेगा। तो स्लेंडरनेस रेशियो के बेसिस पे हमारे 2 तरह के कॉलम होते हैं, कौन कौन से, शॉर्ट कॉलम और लॉन्ग कॉलम। शॉर्ट कॉलम एंड लॉन्ग कॉलम। अब भाई शॉर्ट कॉलम कौन से कॉलम होते हैं, शॉर्ट कॉलम आर दोज कॉलम whose slenderness ratio value should be less than or equal to 12। स्लेंडरनेस रेशियो वैल्यू स्टैंडर्ड है, स्लेंडरनेस रेशियो वैल्यू 12 से छोटी होगी या फिर उसके बराबर होगी तो शॉर्ट कॉलम होगा।
तो जब भी हम डिजाइन करेंगे तो हम पहले चेक करेंगे कि हमारा लॉन्ग कॉलम हो रहा है या फिर शॉर्ट कॉलम हो रहा है। कैसे चेक करोगे? उसके डायमेंशंस के बेस पे, स्लेंडरनेस रेशियो की वैल्यू पे। तो स्लेंडरनेस रेशियो की वैल्यू अगर 12 से कम आ रही है या फिर 12 के बराबर आ रही है तो आपका ऑब्वियसली जो भी आप कॉलम डिजाइन करोगे एज अ शॉर्ट कॉलम डिजाइन करोगे। ठीक है, तो उसको हम बोल देते हैं क्या, इसकी वैल्यू, स्लेंडरनेस रेशियो की वैल्यू 12 से या तो बराबर होगी या फिर उसके कम होगी या फिर बराबर होगी। तो लेस देन और इक्वल टू 12, दैट इज नोन एज योर शॉर्ट कॉलम। किसकी वैल्यू? लैम्डा की वैल्यू, दैट इज स्लेंडरनेस रेशियो की वैल्यू। और ये ग्रेटर देन जो लैम्डा की वैल्यू, स्लेंडरनेस रेशियो की जो वैल्यू है वो 12 से अगर बड़ी है तो उसको हम बोलते हैं लॉन्ग कॉलम। क्लियर है? अब शॉर्ट कॉलम और लॉन्ग कॉलम में डिफरेंस भी बताऊंगा, पेपर में पूछ लेता है। ऑन द बेसिस ऑफ स्लेंडरनेस रेशियो आपका पूरा अलग से 5 नंबर का डिस्क्रिप्शन पूछ सकता है, डिफरेंशिएट बिटवीन शॉर्ट कॉलम और लॉन्ग कॉलम। तो इसमें और 2-3 प्रॉपर्टीज में बता दूंगा। एक तो आप डिफरेंस बता दोगे शॉर्ट कॉलम और लॉन्ग कॉलम का लैम्डा के बेसिस पे। दूसरा बता सकते हो कि जो शॉर्ट कॉलम होते हैं वो हैवी लोड कैरी करते हैं। जो शॉर्ट कॉलम होते हैं वो हैवी लोड कैरी करते हैं। जो हमारे नॉर्मल आरसीसी स्ट्रक्चर होते हैं हम डिजाइन किसके लिए करते हैं? शॉर्ट कॉलम के लिए डिजाइन करते हैं। लॉन्ग कॉलम के लिए करेंगे तो हमारा एक लेंथ इतनी बड़ी हो रही है अगर तो बकल कर जाएगा। ठीक है, बकलिंग, क्रशिंग और बकलिंग, बकलिंग में चांसेस होते हैं। ठीक है, तो आपका शॉर्ट कॉलम फेल होता है मटेरियल में, मटेरियल मतलब क्रशिंग फेलियर होता है। शॉर्ट कॉलम फेल्स बाय क्रशिंग और लॉन्ग कॉलम फेल्स बाय क्रशिंग और बकलिंग बोथ। लॉन्ग कॉलम जो होते हैं वो बकलिंग में भी फेल हो सकते हैं और क्रशिंग में भी। बकलिंग का क्या मतलब है? इलास्टिक कर्व बनता है। अगर ये कॉलम है, इस पर मैं एक्सियल कंप्रेसिव लोड एक्ट करा दूं तो ये जो कॉलम होगा ये यहाँ से इसका शेप होगा इस तरह का आ जाएगा। यस और नो? वो बकल कर जाएगा। ठीक है, अब मैंने बार बार लिखा हुआ इफेक्टिव लेंथ। एक होती है क्लियर लेंथ या फिर अनसपोर्टेड लेंथ, या दूसरी होती है इफेक्टिव लेंथ। हम भी डिजाइन में जब भी बात करते हैं इफेक्टिव लेंथ की बात करते हैं। इफेक्टिव लेंथ वो लेंथ होती है जो कि बकलिंग फिनोमेना में गवर्न करती है। जो कि जैसे लोड लगाया यहाँ से, मान लो अगर ये फिक्स्ड एंड है, ये फिक्स्ड एंड है, तो जो बकल होगा वो यहाँ से तो नहीं होगा डायरेक्टली, वो थोड़ा नीचे आएगा फिर यहाँ से बकल होगा, ये नीचे आएगा फिर यहाँ से बकल होगा। तो ये जो लेंथ है ना, इस लेंथ को हम बोलते हैं इफेक्टिव लेंथ। इफेक्टिव लेंथ इज दैट लेंथ विच गवर्न इन द फिनोमेना ऑफ बकलिंग, जो कि बकलिंग फिनोमेना में डील करती है। अभी ऐसा समझ में नहीं आ रहा। अगर ये आपका फिक्स्ड एंड है, ये आपका फिक्स्ड एंड है, यहाँ पे एक्सियल कंप्रेसिव लोड लगा हुआ है, तो लोड लगा हुआ है तो इसका जो बकलिंग डायग्राम होगा वो इस तरह बकल करेगा। तो दिस लेंथ इज योर इफेक्टिव एयर इफेक्टिव लेंथ। क्लियर है? अगर कॉलम की सपोर्ट कंडीशन में चेंज कर दूं, यहाँ पे फिक्स्ड है, यहाँ पे आपका क्या है, पिंड है, मतलब हिंज है, तो हिंज पे तो आपको पोर्शन बकलिंग पता है यहीं से होगा, बट फिक्स पे थोड़ा नीचे से होगा। क्लियर है? तो इसका अगर मैं इलास्टिक कर्व बना दूं, बकलिंग डायग्राम बना दूं तो इस तरह बनेगा। क्लियर है? डायग्राम बना लोगे? तीसरी कंडीशन, दोनों ही एंड अगर मान लो फिक्स्ड है, वो हिंज्ड है, तो कैसा बनेगा? ये बन जाएगा। तो जो इफेक्टिव लेंथ होगी ना, एल इफेक्टिव, वो अनसपोर्टेड लेंथ के ही इक्वल होगी। यस और नो? L effective is equal to unsupported length when both ends of your column are pinned या फिर hinged। तीसरी कंडीशन, one end is fixed, other is free, other is free। तो ये जो कॉलम अगर मैं इस पे लोड बना दूं तो कैसा बकल करेगा? ये इस तरह बकल कैसा करेगा? इस तरह। क्लियर है? ठीक है, कहीं ना कहीं भाई लोड जा रहा होगा, नीचे तो फिक्स आएगा। क्लियर है? तो यहाँ पे इफेक्टिव लेंथ कितनी होती है? 2L होती है। कितनी होती है? पढ़ा है किसी ने? सोम में पढ़ा होगा। 2L कैसे होती है? ये यहाँ तक गया, अब ग्राउंड के नीचे इमेजिनरी बना के चलो तो यहाँ तक गया होगा, तो ये L, ये L और L 2L। तो L इफेक्टिव इज इक्वल टू 2L व्हेन वन एंड इज फिक्स्ड। वन एंड इज फिक्स्ड का क्या मतलब है? फिक्स्ड का मतलब है रोटेशन में भी और ट्रांसलेशन, रोटेशन में भी वो क्या है, मूव नहीं कर रहा है। ठीक है ना, रिजिड है मतलब। ठीक है, फिक्स मतलब रोटेट नहीं कर रहा है, नहीं वो फिक्स्ड है, प्लेस पे है अपनी पोजीशन, फिक्स। ठीक है, ठीक है, फिक्स्ड है रोटेशन और फिक्स्ड है ट्रांसलेशन। ट्रांसलेट भी नहीं हो रहा है इधर से उधर, फिक्स्ड भी है।
तो यहाँ से आपका इफेक्टिव लेंथ गवर्न होती है। तो तीसरा ऑन द बेसिस ऑफ स्लेंडरनेस रेशियो ऑफ द कॉलम समझ में आ गया। चौथा टाइप ऑफ लोडिंग के बेसिस पे भी हमारा गवर्न होता है कॉलम। तो ऑन द बेसिस ऑफ लोड विच इज एक्टिंग ऑन द कॉलम, तो दो तरह के लोड एक्ट हो सकते हैं कॉलम में। कौन कौन से? एक तो इसेंट्रिक लोडिंग हो सकती है जो कि कॉलम के लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस से ना जाते हुए कहीं दूसरी जगह से पास हो रही होगी, क्लियर है। एक होगी कॉन्सेंट्रिक लोडिंग जिसको हम बोलते हैं व्हाट, योर एक्सियल लोडिंग। एक्सियल लोडिंग हो गया, दूसरा हो गया इसेंट्रिक लोडिंग। इसेंट्रिक लोडिंग मतलब कुछ ना कुछ इसेंट्रिसिटी पे लोड पास हो रहा होगा। कैसे समझ में आएगा इसको समझो ऐसे। यहां तक हो गया। अब मैंने बोला डी ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ लोडिंग। लोडिंग के बेसिस पे भी आप क्या कर सकते हैं, इसको क्लासिफाई कर सकते हैं। तो पहला लोडिंग हो गया, एक तो हो गया आपका एक्सियल लोडिंग के बेसिस पे, एक्सियल लोडिंग। दूसरा हो गया आपका इसेंट्रिक लोडिंग। एक्सियल लोडिंग का क्या मतलब है? कॉलम है इसके एक्सिस पे, ये कॉलम है जो लोड भी लगा है P, इसी के लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस से पास हो रहा है, इसके सेंट्रोइडल एक्सिस से पास हो रहा है, दैट इज नोन एज योर एक्सियल लोडिंग। क्लियर है। इसेंट्रिक लोडिंग मतलब ये जो लोड होगा वो यहाँ से पास नहीं हो रहा होगा, वो यहाँ पर कहीं ना कहीं लग रहा होगा। तो अगर मैं इसका क्रॉस सेक्शन बनाता हूँ कॉलम का, तो ये आपका एक एक्सिस है, ये दूसरा एक्सिस है। तो ये जो लोड पास हो रहा है एक्सियल लोडिंग में वो सीधा सेंट्रोइडल एक्सिस पे पास हो रहा है P। दिस इज योर व्हाट, एक्सियल लोडिंग। क्लियर। दूसरा होता है इसेंट्रिक लोडिंग। इसेंट्रिक लोडिंग में भी यूनी एक्सियल लोडिंग हो सकती है और बाई एक्सियल लोडिंग हो सकती है। इसेंट्रिसिटी मतलब इस एक्सिस पे पास नहीं हो रहा है, या तो यूनी एक्सियल लोडिंग होगी तो इस एक्सिस पे इस एक्स एक्सिस के अबाउट लोड लग रहा होगा, और मैंने बोला बाई एक्सियल लोडिंग होगी तो ना इस पे लग रहा होगा ना इस पे लग रहा होगा, कहीं ना कहीं इधर लग रहा होगा। बात समझ में आ रही है? आ रहा है समझ? नहीं आ रहा। तो एसेंट्रिक लोडिंग भी दो तरह की हो गई, एक हो गया आपका यूनी एक्सियल लोडिंग, बी हो गया आपका बाई एक्सियल लोडिंग। यूनी एक्सियल लोडिंग मतलब ये अगर मैं क्रॉस सेक्शन बना दूं कॉलम का, और ये मेरा एक एक्सिस है, ये दूसरा एक्सिस है, तो जो लोड पास हो रहा है ऑब्वियसली यहाँ पे तो नहीं होगा, यहाँ पे अगर पास होता तो क्या होता, सेंट्रोइडल एक्सिस हो जाती, वो सेम केस एक्सियल लोडिंग हो जाता। तो वो यूनी एक्सियल मतलब एक एक्सिस पर लोड लग रहा है, तो मतलब यहाँ पर एक्स पर लगा दो या फिर वाई पे लगा दो। तो मतलब मैं बोल रहा हूँ यूनी एक्सियल लोडिंग मतलब P, यहाँ पे लोड लगा रहा है, तो दिस इज द केस ऑफ यूनी एक्सियल लोडिंग। बाई एक्सियल लोडिंग मतलब क्रॉस सेक्शन बनाया आपने, दिस इज वन एक्सिस, दिस इज अनदर एक्सिस, लोड यहाँ लगेगा बाई एक्सियल में नहीं, क्यों? यहाँ पे लगता है सेंटर पे तो एक्सियल लोडिंग हो जाता, पहला केस बन जाता। एक्सियल लोडिंग मतलब जो सेंट्रोइडल एक्सिस है, जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है, उसी के एक्सिस के अबाउट लोड पास होगा। एक्सेंट्रिक लोडिंग मतलब लोड सेंट्रोइडल एक्सिस के अबाउट पास नहीं होगा, कहीं ना कहीं कुछ इसेंट्रिसिटी पे पास होगा। मतलब ये अगर लोड है ये, तो कुछ ना कुछ ई इसेंट्रिसिटी पे लोड एक्ट कर रहा होगा। क्लियर है। तो मूवमेंट क्या होता है? मूवमेंट क्या होता है? फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो PE इज योर मूवमेंट। तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे, बाई एक्सियल स्ट्रेसेस भी जनरेट होंगे, मतलब बेंडिंग स्ट्रेसेस भी जनरेट होंगे। अगर एक्सियल लोडिंग होता है अकेला तो डायरेक्ट लोड जनरेट होता है, मतलब डायरेक्ट ओनली योर डायरेक्ट स्ट्रेसेस जनरेट होते हैं। ठीक है, डायरेक्ट स्ट्रेसेस मतलब सारे फाइबर इस तरह के होंगे। याद है मैंने स्टार्टिंग में पढ़ाया था डायरेक्ट लोडिंग, कॉलम का केस एग्जांपल दिया था। जब लोड लगाएंगे तो सारे फाइबर अपने मैक्सिमम पोजीशन तक पहुंचेंगे। ठीक है, और डायरेक्ट लोड हो गया, एक हो गया बेंडिंग स्ट्रेसेस, ये डायरेक्ट स्ट्रेस हो गया, एक हो गया बेंडिंग स्ट्रेसेस। बेंडिंग स्ट्रेसेस मतलब मैक्सिमम एट द कॉम्प्रेसिव फाइबर एंड जीरो और मिनिमम एट द सेंटर न्यूट्रल एक्सिस। तो उसका जो बेंडिंग स्ट्रेस डायग्राम कैसे बनता था? ऐसे। यस और नो? ठीक है ना। तो जब आपका इसेंट्रिक लोडिंग होगा
तो ये वाले डायरेक्ट स्ट्रेस के साथ साथ बेंडिंग स्ट्रेसेस भी डेवलप होंगे, क्योंकि सेंट्रिसिटी आ रही है ना, मूवमेंट आ रहा है, तो मूवमेंट आ रहा है मतलब बेंडिंग हो रही है बेसिकली। समझ में आ रहा है? एक्सिस का लोड लग रहा है लोड, तो ओनली क्या होगा, एक्सियल लोड ही लगेगा। एक्सियल लोड लगेगा मतलब डायरेक्ट स्ट्रेसेस ही बनेंगे। क्लियर है? तो अब बाई एक्सियल लोडिंग मतलब ना ही इस एक्सिस पे है ना ही इस वाले एक्सिस पे है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे है, तो पी लोड जो लग रहा है वो इस तरह का डायग्राम बनेगा। तो यहाँ पे इस डिस्टेंस ए है मान लो, यहाँ से लेके बी डिस्टेंस है, तो ए और बी डिस्टेंस पे इसके लिए आपको डिजाइन करना पड़ेगा। यूनी एक्सियल लोडिंग मतलब यूनी एक्सियल मतलब एक एक्सिस पे, या तो ये एक्सिस पे लोड लग रहा है या फिर ये वाली पे लग रहा है, तो आपने इस पे लोड लगा दिया, या फिर इस पे भी लगा सकते थे। अब बाई एक्सियल मतलब नहीं इस एक्सिस पे लग रहा है नहीं इस एक्सिस पे लग रहा है, कहीं ना कहीं यहाँ लग रहा है, तो एसेंट्रिसिटी दोनों की ही कंसीडर करनी पड़ेगी। एक्सियल लोड वो हो गया जहाँ पे अगर लोड सेंट्रोइडल एक्सिस के अबाउट पास होगा, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के अबाउट पास होगा। क्लियर है? यस और नो? तो ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ लोडिंग भी आपने खत्म कर लिया, ऑन द बेसिस ऑफ स्लेंडरनेस रेशियो भी खत्म कर लिया, ऑन द बेसिस ऑफ क्रॉस सेक्शन, ऑन द बेसिस ऑफ मटेरियल्स यूजिंग इन द कंस्ट्रक्शन। एक और हो सकता है ऑन द बेसिस ऑफ योर लिटरल टाइज और या फिर स्पाइरल टाइज के बेसिस पे, जो आपका सेकेंडरी रीइंफोर्समेंट जिसको हम बोलते हैं कॉलम में, जो हम सेकेंडरी रीइंफोर्समेंट डिजाइन करते हैं, ये तो लॉन्गिट्यूडनल स्टील रीइंफोर्समेंट होगा, और उसको बाइंड करने के लिए, टाई करने के लिए जो स्पाइरल्स यूज करेंगे, सर्कुलर कॉलम होगा तो टाइज वो करते हैं, स्पाइरल्स यूज करते हैं, और रेक्टेंगुलर या फिर स्क्वायर कॉलम होगा तो टाइज यूज करते हैं। तो उसके बेसिस पे भी आपका क्लासिफिकेशन हो सकता है। तो ऑन द बेसिस ऑफ द लॉन्गिट्यूडनल स्टील टाई टुगेदर, तो लॉन्गिट्यूडनल स्टील को मेन को टाई कर रहे हो ऑन द बेसिस ऑफ स्पाइरल और ऑन द बेसिस ऑफ टाइज। हेलिकल रीइंफोर्समेंट सर्कुलर कॉलम में जब यूज करते हैं, ठीक है? क्लियर है? तो अभी उसको भी डिजाइन करना होगा सर्कुलर कॉलम में हेलिकल रीइंफोर्समेंट को। हेलिकल रीइंफोर्समेंट मतलब हेलिक्स फॉर्म होता है, हेलिक्स फॉर्म होता है, मेन रीइंफोर्समेंट तो डिजाइन करोगे ही करोगे, उसके साथ साथ स्क्वायर या फिर रेक्टेंगुलर होगा तो उसके लिए आप सिंपल स्ट्रप जिसको हम बीम में बोल रहे थे उसी को हम टाइज बोल रहे हैं यहाँ पे, ठीक है? और सर्कुलर कॉलम में मेन रीइंफोर्समेंट तो डिजाइन करोगे और उसका हेलिक्स फॉर्म जो होगा उसका टाइज स्पाइरल उसको भी डिजाइन करना पड़ेगा। तो उसके बेसिस पे भी आप क्लासिफाई कर सकते हो। तो फिफ्थ लिख सकते हो ABCD E D E लिख दो ऑन द बेसिस ऑफ E, ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, ऑन द बेसिस ऑफ लॉन्गिट्यूडनल स्टील, लॉन्गिट्यूडनल जो स्टील है ना उसको टाई कर रहे हैं, लॉन्गिट्यूडनल स्टील टाइड टुगेदर। टाइड किससे कर रहे हैं, किस से टाई करते हैं, एक तो लेटरल टाई से और दूसरा स्पाइरल से। तो इसके बेसिस पे क्या हो गया, एक तो लेटरल टाइज हो गई, लेटरल टाइज, और दूसरा हो गया आपका स्पाइरल। स्पाइरल कहाँ पे यूज करेंगे, सर्कुलर कॉलम में, सर्कुलर कॉलम्स में। लेटरल टाइज कहाँ पे यूज करेंगे, रेक्टेंगुलर या फिर स्क्वायर कॉलम में, ठीक है? तो लेटरल टाइज के बेसिस पे आप कॉलम को वो कर सकते हो डिफरेंशिएट, और सर्कुलर कॉलम के बेसिस पे जो कि स्पाइरल है। समझ में आ गया, क्लासिफिकेशन समझ में आ गया। अब हमारा जो मेन ऑब्जेक्टिव है कॉलम डिजाइन करने का, वो किस क्राइटेरिया को कवर करेगा, ऑन द बेसिस ऑफ स्लेंडरनेस रेशियो, ठीक है? ऑन द बेसिस ऑफ स्लेंडरनेस रेशियो वी आर डिजाइनिंग अवर कॉलम। तो शॉर्ट कॉलम को डिजाइन करना होगा और लॉन्ग कॉलम को डिजाइन करना होगा, ठीक है? क्लियर है? तो ये तो सारे हमारे को थ्योरी पार्ट में पता होना चाहिए था। अब मैं बोलता हूँ शॉर्ट कॉलम और लॉन्ग कॉलम में डिफरेंस अगर पूछता है आपसे एग्जाम में, तो शॉर्ट कॉलम में डिफरेंस क्या लिख दोगे, शॉर्ट कॉलम पहले तो स्लेंडरनेस रेशियो के बेसिस पे बता दोगे, लीस्ट इफेक्टिव डायमेंशन, सॉरी जो आपका इफेक्टिव लेंथ अपॉन लीस्ट लेटरल डायमेंशन के बेसिस पे स्लेंडरनेस रेशियो की वैल्यू 12 से कम है या फिर बराबर है तो शॉर्ट कॉलम होगा, अगर 12 से ज़्यादा है तो वो लॉन्ग कॉलम होगा। शॉर्ट कॉलम फेल होते हैं क्रशिंग में, क्रशिंग मतलब मटेरियल फेलियर होता है। लॉन्ग कॉलम फेल होते हैं बगलिंग में, ठीक है? बगलिंग में, क्लियर है? शॉर्ट कॉलम में एक और पैरामीटर है रेडियस ऑफ गायरेशन के बेसिस पे भी,
ठीक है। तो जो आपका शॉर्ट कॉलम होगा वो 40 से कम वैल्यू होती है, लीस्ट जो इफेक्टिव लेंथ अपॉन लीस्ट रेडियस ऑफ वायरिएशन की वैल्यू 40 से कम या फिर बराबर है तो वो शॉर्ट कॉलम कहलाएगा, ठीक है। लॉन्ग कॉलम वो होगा जिसमें इफेक्टिव लेंथ टू द रेडियस ऑफ वायरिएशन की वैल्यू 40 से ज़्यादा होगी, ये भी एक डिफरेंस हो सकता है, ठीक है। तीसरा फेलियर के बेसिस पे बता दिया, मटेरियल फेलियर या फिर क्रशिंग फेलियर होता है इसमें शॉर्ट कॉलम में, और लॉन्ग कॉलम में होता है आपका बकलिंग फेलियर, ठीक है। और शॉर्ट कॉलम जो होता है वो आपका हैवी लोड भी, हाँ बताओ रेडियस ऑफ वायरिएशन और लीस्ट डायमेंशन में क्या डिफरेंस? भाई देखो लीस्ट लेटरल डायमेंशन सेम बात है, लीस्ट लेटरल डायमेंशन की बात अगर हम करते हैं तो सर्कुलर कॉलम में बी और डी हो गया। लीस्ट लेटरल वायरिएशन मतलब जहाँ पे आपका एक्सिस लोड लगाया और लोड लगाने के वक्त जो मिनिमम बेंडिंग होगी जहाँ पे भी, उस पॉइंट को बोलते हैं हम लीस्ट जो रेडियस ऑफ वायरिएशन, जहाँ पे भी आपका बेंड मिनिमम होगा या फिर एक्स एक्सिस की तरफ या फिर वाई एक्सिस की तरफ, उसको हम बोलते हैं रेडियस ऑफ वायरिएशन। तो वो जब चेक करते हैं तब वो 40 से कम होती है या फिर ज़्यादा कम होती है या फिर बराबर होती है तो शॉर्ट कॉलम कहलाता है। और ऑब्जेक्टिव में पूछ लेता है बेसिकली, आप पढ़ के जाओगे स्लेंडरनेस रेशो के बेसिस पे कि 12-12 होता है तो मेरे दिमाग में है, 40 अगर आ गया तो पैरामीटर बात करेगा रेडियस ऑफ वायरिएशन की, तो 40 से वैल्यू कम होती है तब वहाँ पे बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं, क्लियर है। और एक और मैंने देखा था कि एक और होता है शॉर्ट कॉलम, एक इंटरमीडिएट कॉलम भी पढ़ लोगे जब आप ऑब्जेक्टिव की तैयारी करोगे, इंटरमीडिएट कॉलम जो कि लॉन्ग कॉलम और शॉर्ट कॉलम के बीच में लाई करता है। शॉर्ट कॉलम, इंटरमीडिएट कॉलम और लॉन्ग कॉलम, जैसे हमारे को तो आरसीसी स्ट्रक्चर डिजाइन करना है तो हमारे को शॉर्ट कॉलम के जैसा डिजाइन करना है, तो यहाँ पे आपका शॉर्ट कॉलम लॉन्ग कॉलम खत्म हो गया, मटेरियल का क्लासिफिकेशन खत्म हो गया, ठीक है। अब हम बात करेंगे डिजाइन ऑफ कॉलम की, टाइम हो गया, चलो ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे, डिजाइन ऑफ कॉलम करेंगे। पहले हम आरसीसी कॉलम को स्क्वायर और रेक्टेंगुलर कॉलम डिजाइन करेंगे, फिर हम हेक्सागोनल कॉलम डिजाइन करेंगे या फिर ये आपका सर्कुलर कॉलम, बस हमारा बस यही डिजाइन करना है और हमारा खत्म हो जाएगा सिलेबस, ठीक है। यूनिट 4 खत्म हो जाएगी, मतलब डिजाइन ऑफ कॉलम खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम थर्ड यूनिट में आएंगे डिजाइन ऑफ स्लैब। तो जो आपका सिलेबस का पार्ट है अगर मैं बताता हूँ ST2 में, तो लिमिटेड स्टेट मेथड और डिजाइन से आपने सिंगली और डब्ल्यू को डिजाइन कर दोगे, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस वगैरह निकाल दोगे, दूसरा शियर रिइंफोर्समेंट को डिजाइन कर दोगे, और तीसरा ये जितना पार्ट हो जाएगा कॉलम, क्लियर है, ठीक है। थैंक यू सो मच सर